हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का एक सैम्पल पेपर 2024-25 के लिए। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है। तो ऑब्जेक्टिव को मैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक, ताकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओ। ठीक है, तभी इसका फ़ायदा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, A इक्वल टू ए आई जे इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। n क्रॉस n की हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, सच दैट ए आई जे इक्वल टू के, और स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं इक्वल वाले। ठीक है, जैसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है मेरे पास, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे यहाँ पे। तो इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं स्केलर में। तो ए आई जे इक्वल टू के दे रखा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट में के लिखते जाएंगे ऐसे करके, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, देन क्या पूछा हमसे, ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए आपका क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर डायगोनल में एलिमेंट्स कौन सा आ रहा है, के आ रहा है, और कितने ऑर्डर का, n क्रॉस n का, तो n टाइम्स के हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ताकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओ। ठीक है, तभी इसका फ़ायदा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, A इक्वल टू ए आई जे इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। n क्रॉस n की हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, सच दैट ए आई जे इक्वल टू के, और स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं इक्वल वाले। ठीक है, जैसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है मेरे पास, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे यहाँ पे। तो इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं स्केलर में। तो ए आई जे इक्वल टू के दे रखा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट में के लिखते जाएंगे ऐसे करके, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, देन क्या पूछा हमसे, ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए आपका क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर डायगोनल में एलिमेंट्स कौन सा आ रहा है, के आ रहा है, और कितने ऑर्डर का, n क्रॉस n का, तो n टाइम्स के हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, A एंड B टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ए एंड बी क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डैश इक्वल टू 8, तो जो चीज़ आपको गिवन है वो पहले लिख लो। ए बी ए डैश का डिटर्मिनेंट आपको 8 गिवन है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू 8 दे रखा है। तो आप यहाँ पे ए बी इनवर्स का भी डिटर्मिनेंट लिख लो, 8 हो गया ये। एंड आपसे पूछा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इनवर्स बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इनवर्स बी डैश बी है आई थिंक, तो बी डैश ये निकालना है हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो आपको जो गिवन है उसी से हम कुछ ना कुछ निकालेंगे। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आती है, सेंस आप लिख सकते हो एक प्रॉपर्टी। देखो मैं प्रॉपर्टी भी साथ में लिखते जाऊंगा ताकि आपको पता चले कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ब्रैकेट में लिखते जाऊंगा। आपको पता है ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे। तो क्या करोगे, कर दो इसको सेपरेट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इक्वल टू 8 आ गया। और आपको एक और प्रॉपर्टी पता है क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश निकालें या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और उसका डिटर्मिनेंट सेम आता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 8 आ गया आपका। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहीं पे इसको छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ से आगे हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो। तो इसको इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8। और एक और प्रॉपर्टी होती है मेरे पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ, सिंस बी इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। तो इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 8। तो हमें यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू निकाल लूँगा इन टर्म्स ऑफ ए, ताकि हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 8 नीचे आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में 8। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो बी की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। जो अपॉन में 8 होगा वो इधर चला जाएगा, 8 8 जा 64। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की
वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4 का क्यूब होता है ये, तो यहाँ पे आ गया 4। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी मिल जाएगा 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है, तो हम आप इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भी इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ बी डैश इक्वल टू, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आपको 1/2 और ए इनवर्स को लिख सकते हो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेसिकली 1/4 हो जाएगा, या फिर लिख लो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी डैश को क्या लिख सकते हो, सेम डिटर्मिनेंट ऑफ बी का जो होता है 1/2, तो ये हो गया आपका 1/4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4, तो 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/16 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ ए इज 3x3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -2, तो आपको गिवन है सेंस लिख दोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मेरे पास गिवन है -2। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पूछा हमसे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है मेरे से। देखो एक प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है n-1 होता है यहाँ पे फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो 3x3 की यहाँ पे मैट्रिक्स, तो 3-1 की बेसिकली क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -2 दे रखी है, अब मैं क्या करूँगा इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई और कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करी ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -2 थी, तो -2 का क्यूब बेसिकली -8 आपका आंसर आ जाएगा, ये फोर्थ वन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, y इक्वल टू log sin e की पावर x देन dy बाई dx क्या होगा हमारा। ठीक है, तो अब क्या करो, सीधे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो log x यहीं पे कर लो इसको, log x का होता है 1/x, तो 1/sin e की पावर x। अब क्या बचा आपका, ये बचा x sin e की पावर x, इसका भी दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, तो sin x का क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos e की पावर x। अभी e की पावर x बचा आपका बाई चैन रूल, तो e की पावर x का e की पावर x, तो cos अपॉन sin क्या होता है cot e की पावर x इंटू e की पावर x, तो आपका ये साफ साफ दिख रहा है, ये ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही आप देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल होगी, तो जेड एक्सिस कहाँ पे बनता है, ये x हो गया, ये y, ये z, जो z एक्सिस के पैरेलल होगी वहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा 0 डिग्री, तो cos गामा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो आपका देखो x एक्सिस के अबाउट अल्फा एंगल बनता है और y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनता है और z एक्सिस के साथ गामा, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ठीक है, बट क्या है आपका z एक्सिस के साथ पैरेलल है लाइन, तो 0 डिग्री बन रहा होगा, तो cos 0 यहाँ पे क्या हो जाता है 1, बाकी जगह 90 डिग्री बनता है, तो cos 90 कितना होता है 0, तो 0 0 1 आपका आंसर हो जाएगा डी, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू 10x, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस फॉर्म की है, डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू में क्यू, ऐसे होता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ रही है सेक एक्स, और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल देते हैं, आई एफ इक्वल टू ई की पावर में p इंटू डी एक्स, तो ये कैसे हो जाएगा ई की पावर p हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे सेक एक्स, तो ये है सेक एक्स और डी एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये आगे एक्सपोनेंशियल से लॉग हट जाएगा, तो आपका फाइनली क्या बचेगा सेक एक्स प्लस 10x बचेगा, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा पे। आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ मैं, तो आपका क्या करोगे देखो ई की पावर लॉग ये वाला आपका आंसर होगा, तो आप ये वाला सही करोगे। ठीक है, ये आपका नहीं है सही। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट
R 0,10, 5,5, 15,15, 0,20। लेट z इक्वल टू आपका फंक्शन दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई, वेयर पी क्यू ग्रेटर देन 0, कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z अकर एट बोथ द पॉइंट 15,15 एंड 0,20। तो देखो मैक्सिमम अटेन कर रहा है फंक्शन किन पे, इन पे दोनों पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट की वैल्यू इक्वल होगी, इसका मतलब आप क्या करोगे, इनको इसमें फंक्शन में रख दो और इक्वल रख दो। ये एक्स और वाई की वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा पी एक्स की जगह पे 15 प्लस क्यू वाई की जगह पे 15 इक्वल रख दोगे, सेकेंड पॉइंट लेंगे उससे, तो पी एक्स की जगह पे 0 प्लस क्यू वाई की जगह पे 20। तो ये आपका क्या हो जाएगा 15p प्लस 15q इक्वल टू 20q। तो आप यहाँ से इनको इधर ले जाओ तो 15p इक्वल टू बचेगा आपका 5q और 5 3 जा, तो q इक्वल टू 3p आ गया आपका आंसर। तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, बेसिकली कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो वैसे तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। तो कैसे देखते हैं, देखो कि साइन इनवर्स एक्स और इसका अपोजिट कॉसेक इनवर्स एक्स और एक टेन इनवर्स एक्स ले लो, इनकी रेंज होती है रफली -π/2 to π/2। ठीक है, बट कॉसेक क्या होता है 1/sin। 1/sin मीन्स साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, तो आप इसमें से 0 हटा दोगे, यही आपकी क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है किसकी, कॉसेक इनवर्स एक्स की। इसका ग्राफ भी मैंने बताया कैसे बनाया जाता है, वो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली रेंज की बात हो रही है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात हो रही है, तो आप ये आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, अब देखो 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 0 to π/4 लिमिट है आपकी, 0 to π/4 लिमिट है और e की पावर 10x अपॉन में cos स्क्वायर x दिख रहा है यहाँ पे dx। देखो ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा सा क्रिएटिव सोचना पड़ता है। ठीक है, आपको एक तो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए और किस किस अप्रोच को हम लगा सकते हैं इंटीग्रेशन में, वो आपको देखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, देखो अगर मैं 10x को t लेता हूँ तो 10x का यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन दिख रहा है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर दिखेगा मेरे को। तो ऐसा आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप इस 0 to π/4 लिमिट है e की पावर 10x और 1/cos स्क्वायर x को लिख दिया आपने सेक स्क्वायर x dx। अब मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे क्या, पुट 10x इक्वल टू टी, 10x को मैंने t पुट किया तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा द dt। ठीक है, अच्छा x वेरिएबल था, t में पहुंचा रहा हूँ अपने इंटीग्रेशन को, तो लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट कैसे चेंज होगी, देखो जब x की जगह पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ, x की जगह पे 0 पुट करो तो 10 0 कितना हो गया 0, तो t भी आपका क्या रहेगा 0 रहेगा। और x की जगह पे π/4 करो तो t 10 π/4 कितना पहुंच जाएगा 10 x की जगह पे आप क्या करो π/4 पुट करो तो आपका 10 हो जाएगा, सॉरी t हो जाएगा आपका 1। तो लिमिट आपकी हो जाएगी 0 to 1। तो देखो यहाँ से 0 to 1 और 10x की जगह पे t पुट करो तो ये e की पावर t हो गया और dt हो गया। इसको आगे सॉल्व करो तो कैसे होगा, e की पावर t का e की पावर t रहेगा और 0 to 1 आपकी लिमिट है, तो e की पावर अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0, तो e की पावर 1 तो e की पावर e रहेगा माइनस e की पावर 0 हो जाएगा 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखो अब क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ द सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ इससे जो सिंगल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर बताना है फाइनली। ठीक है, ये इनटू में यहाँ पे अंदर आपको माइनस करके दे रखी है दो मैट्रिक्स को हम कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो, इक्वल। तो 2 क्रॉस 3 दोनों की मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 3 है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से जो रिजल्टेड मैट्रिक्स मिलेगी मेरे को क्या मिलने वाली है 2 क्रॉस 3, क्योंकि सेम ऑर्डर रहेगा सब्ट्रैक्ट करने पे भी। और इधर क्या है 3 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, यानी बेसिकली ये वाली चीज़ इक्वल हो, ये इक्वल होंगी
तो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3x3 का बनेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वलिटी 3x + 5 > 4। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन की बात कर रहा है ना, तो ओरिजिन 0,0 पुट करके देखो इसमें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 0 < 4 हो जाएगा। तो बेसिकली ये बात ट्रू है, 0 < ही होता है 4 से। बट ये कह रहा है नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, बट ये कंटेन कर रहा है, तो आपका ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, हाँ, क्लोज हाफ प्लेन, क्लोज तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनइक्वलिटी लेस देन है, डॉटेड लाइन बनेगी। और होल एक्स वाई प्लेन, होल तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा, तो आपका ये आंसर बी हो जाएगा राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है, इफ द वेक्टर दिस एंड दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। देखो 3 वेक्टर अभी कभी अगर कोप्लेनर आपको दिए तो इनका डिटरमिनेंट क्या कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो। तो 4, 11, m और 7, 2, 6 और ये है आपका 1, 5 और 4, इसको क्या कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 4 2 = 8 -5 6 = 30 -11, ये हो जाएगा 7 4 28 -6 1 = 6 और प्लस का m और ये हो जाएगा 7 5 = 35 -2 1 = 2। ठीक है, ये आ गया, इक्वल टू 0 पुट करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 में से 8 गया और तो ये हो गया 88 माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 2 नहीं माइनस का 2 4 और 2 और ये हो गया 33m इक्वल टू 0 पुट करो। तो बेसिकली आपका आ जाएगा 33m इक्वल टू 330। तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो आपका 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बट इसमें 10 आपको दिया नहीं है, तो इसका आंसर 10 ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है बेसिकली हमें, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, a + ib a - ib, तो a² - b², तो a² - b² यानी i² और b², माइनस आएगा बीच में फॉर्मूला और इसको लिख सकते हो आप c + id और इसको लिख सकते हो आप, एक काम करो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा c - id। ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया आपने तो ये बना देगा प्लस यहाँ पे, तो ये हो जाएगा c - id c² - id का होल स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा a² - i² की वैल्यू -1 होती है, तो प्लस b² प्लस c² और i² की वैल्यू -1 होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और d² रह जाएगा आपका। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा राइट, a² + b² + c² + d²। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 3/10, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है आपको 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है आपको 3/5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी किसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सीखा है इनका फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a आप कैसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b हमसे पूछा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में क्या लिखते थे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस इसको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b नहीं है, तो इसको हम एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, उससे निकाल लेंगे। देन वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्रोबेबिलिटी एंड माइनस ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ b 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b 3/5। ये आपका हो जाएगा बेसिकली 3 प्लस ये हो जाएगा 4 और -6 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। तो बेसिकली आ गया आपका ये 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन भी आपका आ गया 1/10।
अब आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका 1/10 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/10 प्लस ये भी 1/10 और ये हो जाएगा 2/5। 10 से 10 गया, इसको भी 10 बना लो, 5 2 जा कर लो और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 से ये भी 10 चला गया। तो आप बेसिकली इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 प्लस 1/4 और ये इनका एलसीएम आ जाएगा 12 और 4 + 3 7, 7/12 आपका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू e की पावर x - y प्लस x² e की पावर -y। तो देखो कैसे करेंगे इसको, dy/dx इक्वल टू आपका e की पावर x - y है और प्लस x² इंटू में e की पावर -y, इसका सॉल्यूशन में फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे e की पावर -y यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो क्या करो बाहर भी ले सकते हो इसको। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर -y को आपने बाहर ले लिया, यहाँ बचा e की पावर x और यहाँ बचा x²। ठीक है, ये dy/dx लिखना है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे। अब इसको नीचे लेके आओ, तो 1/e की पावर -y इक्वल dy/dx इक्वल टू हो जाएगा आपका e की पावर x प्लस x²। अब क्या करोगे, e की पावर y इसको ऊपर बना लो, e की पावर y और dy और dx को आप इधर ले जाओ, e की पावर x वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ये हो जाएगा dx। अब क्या करो, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो आप, बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर y का तो e की पावर y रहेगा इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x और x² का हो जाएगा x³ प्लस में आपका क्या आता है कॉन्स्टेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, e की पावर y इक्वल टू e की पावर x, e की पावर y माइनस e की पावर x। देखो ये आपका बस e की पावर x को आप क्या कर लो, इधर ले जाओ, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज गिवन बाई। देखो नेक्स्ट पेज पे तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई मान लो एक दो वेक्टर हैं ऐसे ए बी और ए सी, ए बी और सी, ठीक है, तो इनका ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, इनका ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा कि हाफ कर देते हैं ए बी क्रॉस ए सी का। तो अब तुमको डायरेक्ट पता होना चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 5 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और x प्लस 1 है व्हेन x ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 देन k इक्वल टू क्या होगा। ये कंटिन्यूस हमें गिवन है, ठीक है, तो कैसे होगा, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी और फंक्शन की वैल्यू उस पर किस पे, x इक्वल टू 2 पे सबसे इक्वल रहने वाला है। देखो हमें चाहिए k की वैल्यू, तो k इक्वल टू हम फंक्शन की x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फंक्शन k इन टर्म्स ऑफ k हमें यहाँ से मिल जाएगा और RHL निकाल लो। कैसे, क्योंकि हमें LHL और f(2) से तो हमें सेम चीज़ मिलने वाली है, तो हम क्या करेंगे RHL निकालेंगे और f(2) निकाल लेंगे, इजी पड़ जाएगा। तो अब क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट कैसे करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f(x), तो क्या आ रहा है हमारा फंक्शन x, जब 2 से हम जस्ट आगे जाते हैं तो क्या आएगा हमारा फंक्शन x ग्रेटर देन 2, x प्लस 1 आता है फंक्शन, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू x के ऊपर 2 पुट करो तो कितना आएगा 2 और 1 3, आपका 3 आ गया। और f(2) पे वैल्यू कितनी आएगी, f(2) पे वैल्यू आएगी kx प्लस 5, यानी x की जगह पर 2 पुट करो तो ये आ जाएगा 2k प्लस 5, और आपको पता है कंटिन्यूस है फंक्शन तो आप इनको इक्वल रख सकते हो। तो 2k प्लस 5 इक्वल टू मैं 3 पुट करूँगा तो 2k इक्वल टू 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2k इक्वल टू -2, तो k इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -1, राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द लाइन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। दो लाइन्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा 0 होती है, हमें पता है, ये साफ साफ पता है। ये लाइन गई है एक हमारी
L1 एक L2, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे देखो डिस्टेंस 0 ही होगी ना, तो आप ये तो इजीली याद रखनी है आपको, क्या 0 होती है, ठीक है। देखो अब क्या आने वाले हैं, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है। असर्शन रीजन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दे रखा होता है, तुम्हें बताना होता है वो सही है या गलत है, और रीजन ये इसका रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें वो बताना होता है, ठीक है। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है। यानी रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है, एरिया का, ए का, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के, तो डी बाई डी आर। डी ए बाई डी आर बेसिकली क्या दे रखा है आपको, डी ए बाई डी आर वेन आर इक्वल टू क्या है आपका 6, कितना दे रखा है, इस 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका असर्शन हो गया। अब असर्शन को इसको वेरीफाई करेंगे कि यह सही है या गलत है। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, आर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना जरा, डी ए बाई डी आर, तो पाई तो कांस्टेंट है ये रहेगा, और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो इसको 2 पाई आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको वो कह रहा है डी ए बाई डी आर आर इक्वल टू 6, तो डी ए बाई डी आर वेन आर इक्वल टू 6, तो आर की जगह 6 पुट करूँ तो 6 2 जा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट, एंड रेडियस का होता है सेंटीमीटर, तो ये हमारा यही आ रहा है, तो असर्शन तो हमारा राइट है। बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर इज डी ए बाई डी आर होता है, बिल्कुल सही है, यही होता है डी ए बाई डी आर, देखो हमने यही यूज़ किया है। वेयर ए इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो आपके ये दोनों आंसर आपके सही हैं, तो आप क्या करोगे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपका आंसर ए राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अ रिलेशन आर, क्या बोल रहा है, अ रिलेशन आर कैसे दे रखा है, रिलेशन दे रखा है आर इक्वल टू ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है इसमें, और ए माइनस बी लेस देन 3 आपका रिलेशन दे रखा है। डिफाइंड ऑन द सेट ए, सेट है हमारा ए इक्वल टू 1 2 3 और 4 इज रिफ्लेक्सिव, ये बोला है ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है रिफ्लेक्सिव के लिए, देखो ए कॉमा ए यानी सेट के हर एक एलिमेंट के लिए उसका डबलेट मिलना चाहिए रिलेशन आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो आप क्या करोगे, हम हर एक एलिमेंट के लिए डबलेट मिल जाना चाहिए, या फिर इन जनरल चेक कर लो आप कैसे करोगे। अब देखो रिलेशन दे रखा है ए माइनस बी लेस देन 3 होना चाहिए हमारा, तो हम क्या करते हैं सेल्फ खुद का खुद से कनेक्शन देखते हैं इसमें, तो आप क्या करोगे, सिंस ए माइनस ए, अगर ए में से मैं ए को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपका पक्का क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, और विच इज क्या होता है, लेस देन 3 ही होता है, किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट के हर एक एलिमेंट के लिए वेरीफाई करेगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4 0 ही आने वाला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विच इज लेस देन 3 है, तो आप ये लिख सकते हो, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो असर्शन तो आपका क्या हो गया, राइट हो गया। रीजन देखो क्या कह रहा है, अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बी हैव ए सी बिलोंग्स टू आर। नहीं जी, ये क्या दे रखा है, ए बी और बी से स्टार्ट होने वाला सी मिल गया हमें, तो हमें ए सी मिलना चाहिए, ये तो किसकी कंडीशन है, ट्रांजिटिव की कंडीशन है, बट इसने क्या दे रखा है, इसने बोल रखा है कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन है, बट नहीं है, तो आप क्या करोगे, असर्शन तो आपका ट्रू है, बट आर क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो आपका आंसर सी राइट हो जाएगा, ठीक है।